Father. भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान जिनका अभी हम सबको संबोधन मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार जी, और इससे पहले अभी आप सबने इनका संबोधन सुना उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उपाध्यक्ष अजय कुमार जी, राजीव आहूजा जी, डीसी गढ़वाल विश्वविद्यालय श्री डॉक्टर प्रकाश सिंह जी, वी माधव सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कृपा ठाकुर जी एवं सभी निदेशक आईआईटी रोपड़ श्री राजीव आहूजा जी, और हमारे सामने बहुत सारे महानुभाव, और एक से एक इनको मैं अनेक कार्यक्रमों में सुनता हूँ, देखता हूँ, उनकी विशेषताएं हैं और बहुत सारे अनुभव और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग योगदान है। प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी हैं, हमारी डंगवाल जी हैं, विश्वास डावर जी, हमारे यूकॉस्ट के डायरेक्टर प्रोफेसर ब्रिजेश पंत, हमारे अभिभावक आदरणीय सुरेंद्र मित्तल जी, विनय रघुला जी, हमारे संगठन के श्री अजय कुमार जी, और यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री सहदेव सिंह कुंडली जी, विकास नगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक बहुत वरिष्ठ नेता मुन्ना सिंह चौहान, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष नीता सिंह जी, और वहाँ से बिहार से आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में यहाँ आए हैं, रेगा के चेयरमैन हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और सभी अतिथि के नाम लूंगा तो बस से लेकर तमाम हमारे, मैं सबका नाम जानता हूँ, बहुत सारे लोगों का, इसलिए मैं आप सभी का अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भाइयों बहनों, आज हम सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमें इस महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी में विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का सानिध्य एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, और मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। उनकी आयु भले ही कम हो, लेकिन उनका अनुभव बहुत बड़ा है, और मात्र 25-26 साल की उम्र में ही वो सबसे जनप्रतिनिधि, तब से विधायक के रूप में काम कर रहे हैं। अनेक राज्यों में उन्होंने देश के काम किया है, भारतीय जनता पार्टी में, युवा मोर्चा में, और जनप्रतिनिधि के नाते हो या प्रशासनिक समन्वय बनाना हो, सब में उनका एक बहुत बड़ा अनुभव है। और पिछले आज तीसरा दिन हो गया है, पिछले 3 दिनों से उनका सानिध्य हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है, और सच में आप लोग देख रहे होंगे कि एक बड़ा उत्साहपूर्ण वातावरण पिछले 3 दिनों से राज्य के अंदर निर्मित किया है। तो मैं उनका भी आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज इस सभागार में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, शिक्षाविद हैं, अधिवक्तागण हैं, व्यापारीगण हैं, समाजसेवीगण हैं, और जिनको भी समाज का प्रबुद्धजन कहा जाता है, वो सभी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। पूज्य हमारे महाराज जी भी हैं, आपकी उपस्थिति के साथ साथ मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में, आप सबका बहुत बड़ा अनुभव है, ज्ञान है, सेवा भाव और संकल्प के माध्यम से आप सब समाज को लगातार सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, बल्कि देश और राज्य की प्रगति में, उसके विकास में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और सच में ये कहा जाए कि आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने वाले अग्रदूत हैं,
तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस मंच पर होने वाला ये सार्थक संवाद हम सभी को एक नई दिशा देगा, एक स्पष्ट विजन देगा। हम सभी मिलकर विकसित भारत 2047 के महान संकल्प को पूरा करने में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ भारत आज विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हर क्षेत्र पर, हर वैश्विक मंच पर आज भारत की मांग बढ़ रही है, भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। आज भारत न केवल निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहा है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में भी आज व्यापक परिवर्तन चारों ओर देखने को मिल रहा है। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को साकार करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य भी किया जा रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने वाला देश बन चुका है। आज हमारे स्टार्टअप्स ग्लोबल इनोवेशन में भी हमारे स्टार्टअप्स अपनी पहचान बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया ने आम नागरिक के जीवन को बहुत आसान बनाया है और तकनीकी को हर नागरिक तक पहुंचाने का काम किया है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान ने देश को उत्पादन और विनिर्माण के एक हब बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। विश्व के आज बड़े बड़े देश भारत की तरक्की को देखकर अचंभित हैं कि कैसे भारत इतनी तरक्की कर रहा है कि एक सब्जी की दुकान वाला भी, एक महिला, और हम सब देखते हैं दीपावली के अवसर पर जो हम लोग बहुत सारे दिए इत्यादि उनके बनाए हुए खिलौने इत्यादि खरीदने जाते हैं, मूर्तियाँ खरीदने जाते हैं, तो देखते हैं कि यूपीआई के जरिए आज सीधे सीधे पेमेंट हो रहा है। और एक समय हमको वो भी स्मरण करना चाहिए जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस डिजिटल पेमेंट की बात करी थी, तो कुछ लोगों ने उस समय उसका उपहास उड़ाने का भी काम किया था कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो इंटरनेट एक्सेस नहीं है, यहाँ लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन आज दुनिया का 50% से भी अधिक डिजिटल पेमेंट, डिजिटल काम हमारे देश में हो रहा है। आज देश के 55 करोड़ से अधिक लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं। रक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी तमाम आधारभूत संरचना विकास का क्षेत्र हो, यांत्रिक विज्ञान से जुड़े हुए भी यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं, भली भांति जानते हैं। अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हों या वैश्विक स्तर के सम्मेलनों की सफल मेजबानी हो, आज भारत हर मंच पर अपनी एक गौरवशाली उपस्थिति दर्ज करा रहा है। भाइयों बहनों, आत्मनिर्भर, आधुनिक, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में शिक्षा व्यवस्था की अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करने का प्रावधान किया था। ये नीति केवल पाठ्यक्रम तक सुधार के तक सीमित नहीं रही, बल्कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री जी के स्वप्नों को साकार करने का भी माध्यम है। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि जब हमें अपने शिक्षण संस्थानों, विशेष रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों का दैनिक शिक्षण कार्यों के केंद्र के बजाय एक विशिष्ट शैक्षिक प्रयोगशाला और ज्ञान केंद्र के रूप में भी विकसित करना होगा, जहां विद्यार्थी मात्र किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नवाचार, शोध, व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से अपने कौशल को, अपने स्किल को डेवलप कर सकें। भाइयों बहनों, 11वीं शताब्दी तक हमारे भारतीय शिक्षण प्रणाली विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ थी, जब हमारे पास नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व के विद्वानों का और विद्यार्थियों का ज्ञान और मार्गदर्शन किया करते थे। इसी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता इसका समग्र दृष्टिकोण, जो शिक्षार्थी के मन के मस्तिष्क, शरीर, हृदय और आत्मा के विकास पर समान रूप से केंद्रित था। यही समग्रता गुरुकुल प्रणाली को अद्वितीय और प्रभावशाली बनाती थी। और कालांतर में हमें सोचना होगा, कालांतर में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के पश्चात इस विशिष्ट शिक्षण प्रणाली की जगह जीविकोपार्जन मात्र को ध्यान में रखकर बनाई गई
नई शिक्षा व्यवस्था ने ले ली और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहां आजादी के 65 वर्षों की अगर हम बात करें तो देश में लगभग 60 विश्वविद्यालय बने थे। वहीं 2014 के बाद इन 12 वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर 1400 के करीब पहुंच गई। इसी प्रकार 2014 से पूर्व देश में लगभग 38,000 कॉलेज थे, आज बढ़कर 52,000 से अधिक हो चुके हैं। इसके साथ ही 2014 के बाद देश में 7 नए IIT, 8 नए IIM की भी स्थापना की गई है। 2014 तक देश में केवल 7 एम्स के संस्थान थे, वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर 25 हो गई है। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है आदरणीय अध्यक्ष जी के सामने कि हमारे राज्य में एक एम्स हमारा पहले से यहाँ ऋषिकेश में योग नगरी में पहले से ही जो है संचालित था। दूसरा एम्स भी किच्छा का हमारा बनकर तैयार हो गया है। हमारे राज्य में एक नहीं 2 जगह पर अब एम्स की सेवाएं हमको मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। ये परिवर्तन केवल संस्थानों के विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि ज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी दक्षता के माध्यम से भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने का एक गंभीर और दूरदर्शी प्रयास है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड सदियों से शिक्षा, ज्ञान, दर्शन, अध्यात्म की भूमि रही है, जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी और स्वामी विवेकानंद जी सहित अनेक महापुरुषों ने, आध्यात्मिक गुरुओं ने परम ज्ञान की प्राप्ति इस भूमि पर की है और विश्व को अपने ज्ञान से आलोकित करने का काम किया है। इसी समृद्ध परंपरा का अनुसरण करते हुए हमारी सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचारों को आगे बढ़ा रही है, जिसमें डिजिटल लर्निंग है, भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है। अपने शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसे अनेक पाठ्यक्रमों को हम जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज को भी बढ़ावा देने पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने 2-3 और भी नवाचार किए हैं, जैसा सुरेखा जी यहाँ की हमारी प्रोफेसर हैं दून विश्वविद्यालय, इससे पहले UCC में भी इन्होंने मेंबर के रूप में ड्राफ्ट कमेटी में पूरा अपना योगदान दिया। अब हम दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना हमने की है और जहाँ हिंदू सभ्यता, दर्शन और सिद्धांतों पर गहन अध्ययन और शोध कार्य किया जाएगा। इसके साथ साथ हरिद्वार ऋषिकुल में प्राच्य पंडित मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान भी हम आने वाले समय में बनाने जा रहे हैं, जिसमें योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, वैदिक गणित और ऐसे हमारी जो पुरानी भारतीय संस्कृति रही है, भारतीय शिक्षा पद्धति रही है, उन सबको जोड़कर एक बड़ा केंद्र वहां भी हम बनाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार विभिन्न विषयों पर शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से अनुदान भी प्रदान कर रही है। भाइयों बहनों, आज का रोजगार का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। तकनीकी नवाचार, वैश्विक परिवर्तन के कारण नए अवसर जहां उत्पन्न हो रहे हैं, वहीं पुराने समाप्त भी हो रहे हैं। इसके लिए हमें अपने युवाओं को, अपनी आने वाली पीढ़ी को फ्यूचर रेडी बनाने की दिशा में ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जो केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि कौशल, नवाचार और नेतृत्व क्षमता को विकसित कर सके। इस दिशा में हमने इंटर्नशिप, इंडस्ट्री लिंक कोर्सेज को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न उद्योगों और कॉर्पोरेट संस्थानों के साथ अनेक प्रकार के इस प्रकार समझौते भी किए हुए हैं। इसके साथ ही हमने स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर, इसका नाम थोड़ा पहले लोग गाँव में कम जानते थे, उसका नाम हमने मुख्यमंत्री उद्यमशाला उसका नाम रख दिया है, अभी ये स्थापित किए हैं, जिससे युवाओं को, उद्यमिता को उनको बढ़ाया जा सके, उनको स्किल किया जा सके। हमारा उद्देश्य है हमारे युवा केवल नौकरी ढूंढने वाले न बने, बल्कि आने वाले समय में वो लोगों को नौकरी देने वाले बने। इसी को ध्यान में रखकर हमने निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया था। क्योंकि वैसे भी काफ़ी समय हो गया है और अब आदरणीय अध्यक्ष जी का हम सबको संबोधन मिल रहा है, तो इसलिए मैं अधिक न कहते हुए आप सभी विद्वत जनों से यही आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सभी
अपने ज्ञान से, कौशल से, अपने अनुभव से इसको केवल अपनी व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित न रखें, बल्कि उसे अन्य लोगों को भी किसी न किसी रूप में देने का काम करें, अपना बांटने का काम करें, मानवता के कल्याण, राष्ट्र निर्माण के महान उद्देश्य से जोड़ने का प्रयास करें। आप सभी हमारे राज्य और देश की बौद्धिक शक्ति के प्रतिनिधि हैं जो यहाँ इस सभागार में बैठे हुए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आपके विचारों की स्पष्टता, आपके दृष्टिकोण की दूरदर्शिता और आपके सतत प्रयासों के बल पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विकल्प रही संकल्प निश्चित रूप से साकार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का, नितिन नवीन जी का पुनः देवभूमि उत्तराखंड में पधारने पर मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से फिर से अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।